Or Assalamu alaikum class, it's me Fatma Kazmi, your organic chemistry or pharmaceutical chemistry part 1 lecturer, teacher, whatever you want to say, yeah, you are comfortable with. So we all know we are going through a difficult phase at this moment in our lives, but we are not alone in this. The whole world is going through this phase, and we all are somehow coping with it or defe- uh, trying to defeat it. So because of that because of this certain situation, we can't conduct classes in a conventional way. So because of that, we are going to take your online classes from now on. आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस के आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर ही रिवाइज करवाया जाएगा या फिर आप लोग का न्यू सेमेस्टर की क्लासेस होंगी. सो लेट मी आंसर इट. बेसिकली हम लोगों ने जीसी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से जो है वो कांटेक्ट किया है और उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करवा दें. ठीक है. फिर आप लोगों के जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि क्या आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पास कर गए हो, क्योंकि इस चीज़ में नहीं आप लोगों ने सोचना कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर को भूल जाओ सब कुछ. हम लोगों को इस जीसी ने जब आप वहाँ पर कॉल किया है, उनसे बात की है, उन लोगों ने इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का अभी नोटिस या ऑर्डर जो है वो नहीं किया कि आप लोगों के पेपर कब होंगे. पेपर ठीक है, पॉइंट पेपर होंगे. अभी उससे जब तक वो कुछ नहीं कह देते हैं, जब तक किसी भी किस्म का वो नोटिस नहीं देते हैं, तब तक आपको यही है पेपर होंगे. हो सकता है पेपर आप लोगों को लग रहा हो कि पेपर लेट होंगे, पेपर जल्दी हो जाए. सो पेपर्स के लिए बी प्रिपेयर्ड. टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है. अपने आप को सोच के चलो कि हो सकता है अगले हफ्ते आप लोगों के पेपर हो जाएं. सो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की तैयारी के आप लोगों की फुल प्लेज होनी चाहिए. यू शुड बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सेकेंड सेमेस्टर इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आप घरों में बैठ के, क्योंकि अब आपको पता है आप लोग तो पेपर्स थे आप लोगों के, तो दैट्स मीन आप लोगों की तैयारी आप लोगों की है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट जो भी दूर मतलब बाहर से देखने वाला है, उसको तो ये है कि आपको पेपर थे, आपने उसकी तैयारी कर ली, अब आप लोग ऊपर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो. सो दैट्स वाई आपके न्यू सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सो दैट कि आपके टाइम जो है उसको वेस्ट होने से बचाया जा सके, आप लोगों को स्टडीज से इन कांटेक्ट रखा जाए. तो ये अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम लोग कैसे फर्स्ट सेमेस्टर का भी कर रहे हैं, सेकंड का भी कर रहे हैं. देखो, चीजें आप लोगों के अपने हाथ में है. आप लोग टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर चाहो तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो. बल्कि इस टाइम तो आप लोगों को किसी किस्म की फिजिकल फिटीक भी नहीं होगी, क्योंकि घर बैठ के आप लोगों ने अपनी आराम से बेशक लेट के लेक्चर सुन रहे हो, जैसे मर्जी रिलैक्स होकर लेक्चर सुन रहे हो. तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीजों को पढ़ना है, चीजों को याद करना है. आपने जितनी भी एफर्ट करनी है वो मेंटली करनी है. फिजिकली तो आप लोग रिलैक्स हो, किसी भी किस्म का आप पे कोई बर्डन नहीं है इस टाइम. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. हम लोग आज जो है आपको आपकी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर की आज फर्स्ट क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. फर्स्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली दैट चैप्टर इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उनको पढ़ते हुए आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से पहले आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पता होना चाहिए. हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग हेट्रोसाइकिल्स यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. लेट मी सी के रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. क्योंकि पहले मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है और उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सो आई एम अ लिटिल स्केयर्ड एट द मोमेंट. ओके जी, रिकॉर्डिंग हो रही है. लेट्स मूव बैक टू द और प्रेजेंटेशन. दिस माय फर्स्ट टाइम, सो bear with me at the time. ओके जी.
हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या है. इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं. ठीक है. सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, बेसिकली नाम से पता चल रहा है ना, हेट्रो और साइक्लिक, दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है. तो साइक्लिक से मतलब कौन सा, ऐसे कंपाउंड्स जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो पता चल गया. अब हेट्रो क्या है, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर रिंग के एटम्स में से कम एटलीस्ट एक जो एटम है वो हेट्रो एटम हो. हेट्रो एटम कौन से होते हैं, जिस तरह है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे ऑल आर हेट्रोएटम्स. बट मोस्ट कॉमनली जो हेट्रोएटम्स जो प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं. अच्छा, अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है ना उसके अंदर पढ़ रहे हैं ये बेसिकली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो आपको इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं उनमें से मोर देन हाफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है. और आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हमारी लाइफ की डेली बेसिस की लाइफ पे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो उसमें से आप देख लो कि आप आधे से ज्यादा जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही हैं. ठीक है. एक तो इम्पोर्टेंस का है, आपके सामने हेडिंग आ रही है, तो एक इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दी है. अच्छा, एरोमेटिसिटी जो है हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि वो हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस की हुई है. आपको पता है एरोमेटिसिटी क्या होती है. तो उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं. इम्पोर्टेंस पे इसलिए पहले बात करेंगे कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर आपको पता हो कि वो आपके लिए किस लिहाज से इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है आपके प्रोफेशन में, तो देन आप उस टॉपिक को आई थिंक सो ज्यादा इंटरेस्टिंग होके उसमें सुनोगे, उसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं. बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जिसके स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. अब मैं स्ट्रक्चर नहीं कह रही कि वो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर का हिस्सा कह रही हूँ. तो होता क्या है कि आपके सामने सिंपल एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो वो तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. आप उसके अंदर किसी किस्म की ये नहीं है कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करते हैं. लेकिन जब आप एक कम्प्लेक्स चीज बनाते हो तो हमेशा उसके डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. तो आप ये कह लो कि उनमें से कम बहुत सी कम से कम एक जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा बहुत सी ड्रग्स का. ठीक है. तो अब अगर आपके ड्रग का स्ट्रक्चर पे का हिस्सा है ये, तो दैट्स मीन कि आपका ड्रग का स्ट्रक्चर विदाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं होगा. अच्छा, अब जब आप ड्रग बनाते हो आपको ड्रग के इस हर, अगर आप घर बना रहे हो, मैं ड्रग को कह लो कि घर से कंपेयर कर रही हूँ, जब आप घर बना रहे हो तो आपको घर के हर एक जो उसकी फंडामेंटल्स हैं जिसमें ईंट आ जाती है, सीमेंट आ जाता है, रेत आ जाती है या सरिया आ जाता है, अगर आपको हर किसी का बेसिक फंक्शन नहीं पता या आपको हर किसी को बेसिक उसको अप्लाई करने का तरीका नहीं पता, यानी कि अगर आप सीमेंट लगा रहे हो, ईंटों को सीमेंट से जोड़ रहे हो और आपको सीमेंट का ये नहीं पता कि इसको गीला करके लगाना है, तो आप कभी भी उसको ठीक से नहीं बना सकोगे. तो इसी तरह अगर आप ड्रग बना रहे हो, क्योंकि फार्मासिस्ट का एक जो है वो बेसिकली, अगर हम फार्मासिस्ट के अंदर जो ब्रांच की बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो उसका ये एक इंपॉर्टेंट काम है कि वो ड्रग सिंथेसाइज या ड्रग डेवलपमेंट करता है. ठीक है. तो अगर आप को पता ही नहीं है कि एक इसके बेसिक पार्ट का क्या इफेक्ट आएगा उसके पूरे स्ट्रक्चर पे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बना बनाया ड्रग जो है उसको खराब कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या आप किस चीज को हैंडल कर रहे हो. सो दैट्स वाई हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि हम उसको हमें पता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी, उसकी अब आपने उसको बनाना है, तो आप जब एक कोई भी चीज बनाते हो तो आप उसका रिएक्शन कराते हो. अब रिएक्शन कराने के लिए जो चीजें होती हैं वो खुद ब खुद तो नहीं आ जाती हैं, तो आपने उनको भी सिंथेसाइज करना होता है. तो आप ये कह लो कि अगर आपने अपने ड्रग के अंदर रिएक्शन के थ्रू ये वाला पोर्शन ऐड करना है, तो पहले आपको इस पोर्शन की सिंथेसिस भी आनी चाहिए. सो दैट्स वाई अब आप इसको एक अलग से एक चैप्टर की फॉर्म में, एक अलग से एक पार्ट की फॉर्म में पढ़ोगे. अच्छा, इसके अलावा ये तो बात होगी जो हम सिंथेसाइज करते हैं ड्रग को, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. ठीक है. तो उन
प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाने वाली ड्रग के स्ट्रक्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अल्कलाइड्स जो है वो एक ड्रग्स, बहुत सी ड्रग्स में यूज होती हैं, जैसे एंटी मलेरियल में यूज होते हैं। तो उनके अंदर उनके जो जब उनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उनका स्ट्रक्चर जब स्टडी किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप सब लोग यहाँ तक मेरे साथ हो, आप लोगों को समझ आ रही है कि अभी तक क्या बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अब प्लांट, ये तो हमने बात की थी प्लांट से हम ड्रग निकालते हैं, लेकिन प्लांट बजाते खुद हमारी जो लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमारे लिए फूड का भी वो जरिया है। तो प्लांट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आप ये कहो कि उसके कौन से, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल के अंदर, उस जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम क्या है, तो दैट इज पोरफ्रिन, या पोरफ्रिन, या उसको इन अदर वर्ड्स टेट्रापायरोल रिंग। टेट्रापायरोल यानी कि जो पायरोल रिंग है वो 4 पायरोल रिंग पे कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। अगर आप क्लोरोफिल के अंदर से ये कंपोनेंट निकाल दो तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। तो क्लोरोफिल अपना फंक्शन, नॉर्मल जो उसका फंक्शन है सनलाइट एब्जॉर्ब करना और फर्दर वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज आ गई इसका प्लांट के अंदर रोल। जब इसका प्लांट के अंदर ये रोल है तो दैट्स मीन इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में भी इसका ये रोल है। अच्छा, ये तो इनडायरेक्टली है। अब डायरेक्टली की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो है उसको डेली बेसिस पे जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसका जो मेन कंपोनेंट है उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। ये सब जो है इनके भी मेन स्ट्रक्चर का हिस्सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। इन अदर देन दैट ये जो है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के अंदर भी, मैकेनिकल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं उनके अंदर भी, तो वो भी हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, because of all these important reasons या important roles of heterocyclic compound, we are going to study it as a complete chapter. Okay, अब बात कर लेते हैं वापस से इंपॉर्टेंस से पहले एरोमेटिसिटी की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसके अंदर हम एरोमेटिसिटी इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ज्यादातर उसमें से वो एरोमेटिक इन नेचर भी होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा ज्यादातर, ज्यादातर से इसलिए क्योंकि जिस तरह लेक्टोन है, लेक्टोन की मैंने आपको दिखाया भी था ड्रॉ करके बोर्ड पर, क्लास में पहले करवाया हुआ है, इसी के अंदर एरोमेटिसिटी में करवाया था कि लेक्टोन रिंग जो होता है ना वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि एक तो वो रिंग इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, और हक्कल्स रूल को भी फॉलो नहीं करता, इतना स्टेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी रिंग स्ट्रक्चर है तो लाजमी नहीं कि बस वो रिंग स्ट्रक्चर है तो वो, या हेट्रोसाइक्लिक है तो वो हमेशा एरोमेटिक होगा, नहीं, वो हमेशा एरोमेटिक नहीं होगा। उस कंपाउंड, कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करनी चाहिए। वो कंडीशंस आई होप कि आप सबको याद होंगी। मुझे बहुत ज्यादा एक एक छोटी छोटी बात उसके बारे में नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं, जो रिंग के एटम्स हैं वो शुड बी sp2। ठीक है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, रेजोनेंस शो करे, कोप्लेनर हो, हक्कल्स रूल को फॉलो करे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, सॉरी एरोमेटिक नहीं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पर। सो इनको क्लासिफाई किया जाता है बेसिकली 3 मेन क्लासेस में: 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब आपके सामने जो इस टाइम स्लाइड है ये बेसिकली 5 मेंबर्ड की एग्जांपल्स हैं। 5 मेंबर्ड क्लास जो क्लास है उसकी एग्जांपल है। 5 मेंबर्ड क्लास को फर्दर आगे से सब क्लासिफाई किया जाता है दो में। वो 5 मेंबर्ड रिंग जिनके अंदर एक वन हेट्रो एटम मौजूद है, जैसा आपकी फर्स्ट रो की एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल फ्यूरॉन, पायरोल एंड थायोफिन। अब आपको आई होप सब कि आप लोगों में से सबको ये पता हो कि हेट्रो एटम कौन कौन सा है, फिर भी मैं बता दूं ऑक्सीजन, सेकंड वाले में नाइट्रोजन और लास्ट वन में सल्फर, दीज आर द हेट्रोएटम्स।
ठीक है। अब इनके अंदर हेट्रोएटम्स नहीं है, दे आर रिंग स्ट्रक्चर, सो दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। 5 मेंबर्ड है क्योंकि ये 5, अगर आप देखो तो 5 कॉर्नर्स है, इसके अंदर 5 एटम्स का रिंग है ये, दैट्स व्हाई इट इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर फर्दर सब क्लासिफिकेशन में देखना है तो ये दोज रिंग है विच कंसिस्ट ऑफ 1 हेट्रोएटम। फिर उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है बट इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 हेट्रोएटम। तो उसकी एग्जांपल आप देख लो, जिस तरह ओक्सोल है, अमीडाजोल है, इसके अंदर एक से ज्यादा हेट्रोएटम मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, और सेकंड एग्जांपल इन सेकंड रो, इसके अंदर एक हेट्रोएटम ऑक्सीजन है और सेकंड कौन सा है, नाइट्रोजन। सो 5 मेंबर्ड बट विद मोर देन 1 हेट्रोएटम। देन सेकंड क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सेकंड क्लास बताई। सेकंड क्लास है 6 मेंबर्ड की। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर सब क्लासिफाई किए जाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 1 हेट्रोएटम एंड दोज विच हैव मोर देन 1 हेट्रोएटम। अब फर्स्ट पे पायरिडीन की एग्जांपल है, तो पायरिडीन की एग्जांपल में 6 मेंबर्ड है, तो 6 मेंबर्ड के अंदर आ गया। अगर सब क्लासिफिकेशन देखनी है तो आप देख लो कि इसके अंदर 5 कार्बन है और एक हेट्रोएटम है जो कि है नाइट्रोजन। सो पायरिडीन इज अ 6 मेंबर्ड, pyridine belongs to 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बट सब क्लासिफाई करता है जिसके अंदर 1 हेट्रोएटम हो। इसी तरह फिर उसके अंदर आ जाता है 6 मेंबर्ड हो लेकिन उनके अंदर मोर देन 1 हेट्रोएटम्स हो। तो फिर आप एग्जांपल देख लो आपके सामने, अब जिस तरह पायरामिडीन है, पायरामिडीन के अंदर या पायराजीन है, इन सब के अंदर एक से ज्यादा यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो दैट्स मीन 2 हेट्रोएटम्स हैं इनके अंदर। फिर आ जाती है कंडेंस्ड की पारी। कंडेंस्ड वो क्लास है जिसके अंदर एक से ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर, एक से यानी कि दो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आप ये कह सकते हो मोर देन टू और मोर देन टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंस, लाइक फॉर एग्जांपल आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन और इंडोल। ये किसकी एग्जांपल है, कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। व्हाई, क्योंकि इसके अंदर दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दो सॉरी इसके अंदर दो रिंग फ्यूज्ड है, दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं, ठीक है, दो रिंग, टू रिंग्स और फ्यूज टुगेदर। अब बेंजीन जो है उसके साथ फ्यूज्ड है, तो अगर वो 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड है बेंजीन के साथ, तो फिर हम उसको फर्दर यहाँ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। 5 मेंबर्ड जो है वो कंडेंस्ड है, या फिर 6 मेंबर्ड है वो बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द, यहाँ पर मैं बता दूं ये क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन और द इम्पोर्टेंट वन, ये पेपर में ज्यादातर इन्हीं पे आ जाता है नोट लिखने को। ओके, लेकिन अब हम लोगों ने हर इसी तरह, आपको मैंने पहले कहा कि हम लोगों के पास नेचर में इस टाइम जो है दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड में आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है। तो क्या क्वेश्चन आता है कि क्या आपको किसी पे भी नोट लिखने को आ जाएगा, तो नो, आपको किसी पे भी नोट लिखने को नहीं आएगा। आपके सिलेबस में आई थिंक सो 12 जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मेंशन है नाम के साथ, आपने उनके बारे में स्टडी करना है। इवन आपको सिलेबस में उसने ये भी बता दिया है कि आपने पर कंपाउंड या हर कंपाउंड के बारे में, ईच कंपाउंड के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सो मैं आपको बता दूं, आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज पायरोल ले लो या क्यूनोलिन ले लो, तो आपने इसका, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको इसकी केमिस्ट्री आनी चाहिए, एरोमेटिसिटी इसकी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर हक्कल रूल को पूरा करता है या नहीं करता है, ये बेसिकली ये केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाएगा। अलग से हेडिंग अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो केमिस्ट्री के अंदर ही उसको आप बता दो। ओके, फिर उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। आपको पता है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग जो है उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में ये सब बताते हो। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसके अंदर आप बताते हो उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशंस जिनको आप लिख रहे होते हो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसके अलावा आप उसके रेजोनेंस, यहाँ पर आप हर कंपाउंड के आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर आने चाहिए। ठीक है, सो रेजोनेंस के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा है। लेकिन आपको इस हर स्ट्रक्चर, जो अलग से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो आपको करने हैं, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे।
ठीक है, आपको आने चाहिए। फिर हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे या उसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। ओके, आज का हमारा जो है कंपाउंड जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह वो है पायरोल। पायरोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। पायरोल का पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C4H5N, मीन्स कि ये इसमें 4 कार्बन है। तो आप देख लो कि पोजीशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 पे कितनी होगी, 4। ये चारों कार्बन है, तो 4 कार्बन कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन देख लो। हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये जो कार्बन जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, जो 2, 3, 4 एंड 5 पोजीशन पे कार्बन है, हर पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर शो नहीं किया हुआ क्योंकि जब यहाँ पर शो ना भी किया हो तो आपको पता है, यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसके पास 4 हाइड्रोजन, कहाँ पर 2, 3, 4 और 5 पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन, और पांचवा कहाँ पर, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पर बॉन्ड है। आप बना दो, बेहतर है कि आप बनाओ। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पर उसने बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर भी अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड है। ये नहीं है कि ये अलग अलग है, दो अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ओके, सो 5 इसके अंदर हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है जो रिंग हेट्रोएटम है। रिंग के अंदर जो हेट्रोएटम है वो नाइट्रोजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्टिफाई हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, हम एरोमेटिक कंपाउंड भी देखते हैं, लेकिन पहले इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं। क्योंकि वो आपको केमिस्ट्री पता होगी तो आप खुद ब खुद ही उसको इजीली सॉल्व कर सकोगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, अदर देन हक्कल्स रूल। सो केमिस्ट्री देखो, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने करना है, इसका स्ट्रक्चर पहले आपने ड्रॉ किया था। ठीक है, वो एक हेडिंग स्ट्रक्चर की, फर्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर की थी, आपने वो कर ली। उसके बाद जब आपने केमिस्ट्री करना है तो अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप केमिस्ट्री की हेडिंग अलग से दोगे। लेकिन अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास टाइम कम है, तो आप स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री एक, मतलब स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री एक हेडिंग भी बना सकते हो। उसी में आपने एक दफा स्ट्रक्चर किया और उसी को वहां पर उसकी केमिस्ट्री बता दी। अब केमिस्ट्री आप कैसे बताओगे, कि केमिस्ट्री में आप सबसे पहले ये बताओगे। अब अच्छा, यहाँ पर आप लिखने की फॉर्म में, यानी कि थ्योरेटिकली लिख के भी बता सकते हो डिटेल में, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रिटन फॉर्म में भी इसको लिख के सब कुछ बता सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सिर्फ उसको एरोज लगा के, जिस तरह हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट के ऊपर नहीं एरो लगा के बताते थे कि ये नोज है, ये आईज है, आप इसी तरह इसके अंदर लाइन लगा कर भी बता सकते हो। सो आप, मैं लाइन लगाने वाले स्टाइल से ही कह देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि पहले तो आप ये बताओगे कि ये जितने भी एटम्स हैं, दे ऑल, जो ड्रिंक के अंदर जितने भी एटम हैं, दे ऑल आर sp2 इन नेचर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो आपको पता है कि जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनके अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई s और p, ठीक है, sp2 एक s और 2p की हाइब्रिड जब आपस में मिक्सिंग हुई तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आते हैं वो 3sp2 आते हैं, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो, विच वन इज p। ठीक है, अब आपके पास यानी कि ये 5 है रिंग के अंदर एटम्स हैं, पांचों के पांचों जो हैं वो sp2 हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ये कि अब अगर आप पोजीशन नंबर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 की बात कर लो, या कार्बन नंबर 3, 4, कार्बन नंबर 4 या 5, यानी कि कोई भी दो कार्बन जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, वो आपस में sp2 से बॉन्डेड हैं। ठीक है, अगर आप कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसमें से एक बॉन्ड जो है वो बना sp2 की ओवरलैपिंग से, और दूसरा बॉन्ड जो है वो दोनों पोजीशन पे मौजूद जो कार्बन है, ठीक है, p कार्बन, उनकी आपस में ओवरलैपिंग से बना। इसी तरह आप कार्बन नंबर 3 और 4 की बात कर लो, तो इस जो आपके सामने इस टाइम स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इस टाइम यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाया है, तो दैट मीन कि यहाँ पर ये इसके दरमियान सिर्फ अभी sp2 आपस में ओवरलैप हुए हैं। लेकिन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस में ना बेसिकली इनमें से ना, ये जो जितने भी बॉन्ड इस टाइम आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है, ये उनके बीच में कुछ है। ठीक है, जो असल में जो एक तो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं जो सिर्फ पेपर पे होती हैं, लेकिन अब जब उनको हम लोग थ्योरेटिकल रीडिंग्स को, यानी कि थ्योरेटिकल रीडिंग्स का मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो पेपर पे आई कि सिंगल बॉन्ड की ये लेंथ होती है, जब उसको हम लोगों ने स्टडी किया प्रैक्टिकली मेथड से उसकी बॉन्ड लेंथ को फाइंड किया, तो वो ना तो सिंगल बॉन्ड से मैच कर रही थी ना वो डबल बॉन्ड से मैच कर रही थी, बल्कि दोनों के बीच में थी कुछ। तो
जब ये हम लोग इसको बात करें कि जो इसका असल स्ट्रक्चर है उसमें ये लगातार जब डीलोकलाइजेशन होती है तो इसीलिए हम लोग बेंजीन में रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं कि वो सारे ना तो सिंगल बॉन्ड है, ना ही वो सारे के सारे डबल बॉन्ड है, वो बीच में कुछ है। ओके, फिर आप बताओगे कि यहाँ पर हर हाइड्रोजन जो है, जो भी एक sp2 और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हुई हुई है वो किसकी है, sp2 और s की ओवरलैपिंग। लास्टली जो है यहाँ पर आपने नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है, यहाँ पर नहीं बना हुआ लेकिन आप लोगों ने बनाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये ना हो बाद में कोई कहे कि मैम उस पर नहीं बना हुआ था, हमने नहीं बनाया। ठीक है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब पॉइंट है कि इसके अंदर जब रेजोनेंस होगी तो क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा या पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि ये यहाँ पर पहले आपको देखना है कि ये sp2 के अंदर है या p ऑर्बिटल के अंदर है। सो मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर ये p ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैसे कि इस नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स थे, तीनों के तीनों उसने 2 कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हुए यूटिलाइज कर लिया। जब आप इसको हर पोजीशन पे हर बॉन्ड के बताओगे ना कि ओवरलैपिंग किसकी हुई है, ये उसकी केमिस्ट्री में आ जाएगा, तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन ने तीनों के तीनों sp2 जो ऑर्बिटल्स थे उसको यूटिलाइज कर लिया है। 2 जगह पर उसने यूज किया sp2 की ओवरलैपिंग में, और एक जगह उसने हाइड्रोजन के साथ sp2 और s की ओवरलैपिंग में यूटिलाइज किया। तो दैट्स मीन कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर है। सो दैट्स मीन ये p ऑर्बिटल में है तो इसका बाकी के p ऑर्बिटल के साथ सेम प्लेन में है, तो ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ उस पॉइंट को। दैट इज सेकेंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि वीक बेस, पायरोल इज अ वीक बेस। वीक बेस क्या होती है, वीक बेस से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेस। बेस मतलब वो स्पीशी दैट वांट्स टू शेयर इट इलेक्ट्रॉन्स विद प्रोटॉन। यहाँ आपने प्रोटॉन का वर्ड नहीं भी लिखना, तो दैट्स वांट टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। अब जो शेयर करना चाहेगी, जो जितना ज्यादा शेयर करना चाहेगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और जो मोर रेडली अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगी वो क्या होगी, वीक बेस। तो अब इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात हो रही है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके शेयरिंग की बात हो रही है, क्योंकि बाकी सारे तो यूटिलाइज हुए हैं। तो वही है ना, जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ वो बॉन्ड बनाने में नहीं इन्वॉल्व है वही शेयर हो सकता है। अब लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्यों ये वीक बेस है, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लगातार डीलोकलाइज हो रहा है, वो अपनी एक जगह पे नहीं है। तो अगर कोई चीज अपनी एक जगह पर रहती ही नहीं है तो कौन उसको शेयर कर सकता है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नाइट्रोजन पे चला जाता है, कभी वो जंप करके सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, कभी थर्ड पोजीशन पे चला जाता है। तो इनमें से कोई किसी एक के पास वो ज्यादातर रहेगा, तभी तो वो, अगर नाइट्रोजन के पास रहता तब वो नाइट्रोजन शेयर भी कर सकता। लेकिन ये तो ऐसे है कि वो जंप लगातार जंप कर रहा है, वो किसी एक के पास ज्यादातर स्टे ही नहीं करता कि कोई इसको दे सके। दैट्स द रीजन इट इज अ वीक बेस। ओके, let's see what other physical properties it has. So number 1, अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टीज को स्टडी करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को तो एमसीक्यूज भी आने हैं, तो आप लोगों ने उसके लिहाज से इसको याद करना है, रिपेयर करना है। बेसिकली ना वाइवा में ना आपसे जो वाइवा लेने आया होता है वो आपसे साफ पूछता है कि आपको पता है कि जिस तरह पायरोल का ही वो कह देता था, तो आपको पायरोल की फिजिकल स्टेट क्या है। तो कुछ बच्चे ये लिटरली मेरे सामने ऐसा हुआ है कि वो कुछ बच्चे सॉलिड है, पता नहीं। सो आप ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हो इस तरह का रिस्पॉन्स देके। सो चीजें याद रखनी है कि जो पायरोल है ये इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे ये वेपोराइज हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है। सो आपको इसको एयर टाइट बॉटल के अंदर रखना है। इट इज अ कलरलेस, ठीक है, कलरलेस इन नेचर। फिर फर्स्ट में उसने आगे फर्दर बताया कि ऑन एक्सपोजर टू एयर इट डार्कन्स इन कलर। किसमें, कलर, इसका कलर डार्क हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि जब भी एयर में एक्सपोज हुआ तो इस इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। अच्छा, दैट्स मीन कि इस
यहाँ पर आप इसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हो और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हो। हाउ, जो कलर चेंज है, जो कलर चेंज है वो किसके नतीजे में हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी वाली? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है बेसिकली वो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन जब हो तो केमिकल रिएक्शन जब भी हुआ वो उस चीज की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सो केमिकल प्रॉपर्टी जो है इट अंडरगोज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन एज इन रिजल्ट टू दैट जो उसके अंदर चेंज, फिजिकल चेंज आया वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके okay. फिर लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 131 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इसकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करता है आपको। इसको जो इसको जो ऑब्टेन करने में, ऑब्टेन कहाँ से, जो इसके नेचुरल सोर्सेज है ना, उनसे इसको हासिल करने में बॉइलिंग पॉइंट का मेन रोल आता है, ये मेन किरदार आता है। अब वहां पर हम लोग सिंथेसिस अभी करते हैं प्रिपरेशन में, आपको वो पढ़ाती हूँ तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने जहन में रखना है कि वहां पर आप बॉइलिंग पॉइंट को इस्तेमाल करोगे। ओके अब नेचुरल सोर्स की बात करें कि नेचुरल सोर्स भी इसको हम जरूरी नहीं है हमेशा लैब में प्रिपेयर करें, इसका नेचुरल सोर्स भी अवेलेबल है। तो वो ही आप लास्ट पॉइंट देख लो, बोन ऑयल और कोल टार जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये उसके अंदर पाया जाता है। तो वहां से हम इसको ले सकते हैं, वहां से इसको हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग इट बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग ये प्रिपरेशन के अंदर पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है बात सोलेबिलिटी की। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना सोलेबिलिटी भी पढ़ते हैं, और सोलेबिलिटी पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है पहले आप ये देख लो। देखो जब भी हमने कोई ड्रग बनानी है ना, क्योंकि फार्मासिस्ट के रोल्स में से एक रोल ये भी है कि उसने ड्रग डेवलपमेंट करनी होती है, ड्रग सिंथेसिस करनी होती है। सो जब वो ड्रग सिंथेसाइज करता है कोई, तो उसने उसकी सॉल्युबिलिटी, एक तो उस टाइम जो रिएक्शन हो रहा होता है ना तो उसके अंदर भी सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं, बात उसको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट यूज करना होता है, ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपका कंपाउंड किस चीज के अंदर सॉल्युबल है, तो आप कैसे रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हो? ये तो है कि ऑन द लैब के अंदर। उसके बाद फर्दर अगर आप देखो तो फर्दर भी सॉल्युबिलिटी ऐसी है कि जब आपने एक दफा ड्रग दे दी तो ड्रग अगर आपकी टैबलेट, अच्छा पहले तो जब अगर आपकी टैबलेट की फॉर्म में ड्रग है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में जाके डिसॉल्व होगी तो फिर ही वो अपना रिएक्शन देगी। तो वहां पर आपको उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ये पता होना चाहिए, इस वजह से सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, सो फिजिकल प्रॉपर्टी के इस पायरोल की क्या है सॉलेबिलिटी, ये देख लेते हैं। तो पायरोल जो है वो वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉलेबल है, दैट्स मीन कि ये वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉलेबल नहीं है। एज कंपेयर टू बात करते हैं अब एथेनॉल और ईथर की, तो उसके अंदर ये फेयरली सॉलेबल है, यानी कि उसके अंदर ये बेहतर सॉलेबल है। अच्छा, फिर बात करते हैं इसके टेस्ट की और इसकी स्मेल की। सो इसकी स्मेल जो है वो रिजेंबल करती है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो पंजेंट है, यानी कि कड़वा है थोड़ा। जब आप अगर इसके इनहेल कर लेते हो आपके गले में, जुबान पे उसका टेस्ट आता है तो वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा या चुभन वाला, इरिटेटिंग होगा। ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि हम लोग लैब में आइडेंटिफाई भी करते हैं, ठीक है। तो जब आइडेंटिफिकेशन होती है तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट होती है। आप सबसे पहले नोट करते हो कि आपके कंपाउंड का कलर क्या है। कुछ कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन तो सिंपली उसके कलर की बेसिस पे हो जाती है, उसका कलर इतना यूनिक होता है। बट क्योंकि ये अब कलरलेस है तो हम लोग कलर की बेसिस पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड कलरलेस होते हैं। सो हम लोग फिर उसकी टेस्ट को नोट करते हैं, उसकी स्मेल को नोट करते हैं। टेस्ट से मतलब यही है कि अगर आप उसको, जिस आप ये पंजेंट है तो इसका इतना स्पेसिफिक गले में वो फील होता है कि आपको टेस्ट, बाय मीन ये नहीं है कि आपने उसको मुंह में डालना है, खुदाया ऐसा ना कर लेना। ओके, किसी भी कंपाउंड में ऐसा नहीं कभी भी करना। ये बात भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि बच्चे बहुत इस तरह की हरकतें करते हैं कि बंदा दंग रह जाता है कि क्या कर रहे हैं ये हमारे सामने ही ना, आंखों के सामने। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना लास्ट वाइवा था मेरी एलसीपीएस में, तो वहां पर ना एक बच्चे को, आप लोगों को पता है आपके आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है वो सुक्रोज भी है, लेक्टोज भी है, तो वो तो मतलब सुक्रोज लेक्टोज तो हार्मफुल नहीं है। तो उसने लिटरली हल्का सा उंगली पे लगा के ना, उसको था कि उसको शक था कि ये सुक्रोज या उस तरह ना, उसने हल्का सा लगा के अपने मुंह में मेरे सामने, मेरे देखते ही देखते, और मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इसको डांटू, इसको क्या कहूँ, कि अपने पे तुम जुल्म कर रहे हो, है तो इस तरह की हरकत कभी नहीं करनी है, कभी भी नहीं।
ओके, सो इसका आपको पता चल गया पंजेंट टेस्ट है, इसकी क्लोरोफॉर्म से इसकी स्मेल रिजेंबल करती है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने से पहले साथ में आपको ये भी बता दूं कि आपको जब क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट ऑन द प्रॉपर्टीज, तो तब आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखोगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखोगे। हाँ, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कहता है कि राइट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख के सिर्फ और अपना टाइम जाया करोगे। यू डोंट हैव टू राइट, बल्कि you shouldn't write physical properties if he or she asked only about chemical properties. ठीक है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखने को आती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये आपके सामने जितने भी लिखे हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके अलावा जो है वो होते हैं डायजोटाइजेशन और राइमर टाइमर रिएक्शन, दे ऑल्सो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हम लोग उन दोनों की बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी उसको टच नहीं किया, तो वो मैं आपको खुद करवाऊंगी। अच्छा, लेकिन ये जो आपके सामने जितने भी लिखे हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा था क्लास में कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी एक को भी कह सकता है कि इसका आप नाइट्रेशन करके दिखाओ। ठीक है। अब अगर आपको नाइट्रेशन करके दिखानी है, तो उसने आपको नाइट्रेशन तो स्पेसिफाई कर दिया, किस कंपाउंड की करके दिखानी है वो उसने स्पेसिफाई नहीं किया आपको। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो जिसकी आप करवा रहे हो, लेकिन करवानी आपने उसकी नाइट्रेशन ही अगर, तो फिर आपको नाइट्रे आनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको कहा था आपको आने चाहिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे सब बच्चों ने हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन और फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये जो है इसकी मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखाने हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताती, मैं आपको रिवाइज करवाती चलती हूँ। सॉरी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 में होती है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जब होगी तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि केटाइन और एनाइन। ओके, फिर सेकंड में क्या होगा? सेकंड में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके कंपाउंड पे इन दिस केस पायरोल पर अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में है, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जब भी, तो मैं आपको ये न्यू है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक आपने पोजीशन को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब आप हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ोगे तो पोजीशन इज इंपॉर्टेंट कि किस पोजीशन पर वो अटैक कर रहा है। वो कैसे पता चलता है? अब आप लोगों को तो इसको चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको पहले से ही बता दिया बुक में कि कौन सी पोजीशन पे करेगा। लेकिन कैसे पता चलता है कि किस पोजीशन पे इसने अटैक करना है? जिस भी पोजीशन पर, आप सारे पोजीशन पर लगा कर देखते हो, और जिस पोजीशन पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं, दैट पोजीशन जो है उसको हम फाइनलाइज करते हैं, या उसको फाइनलाइज किया गया। रीजन, क्योंकि जो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई। अच्छा, अब क्या होता है कि फिर थर्ड पे आ जाते हैं। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद आ जाता है रिमूवल, रिलीज या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया उस पोजीशन से ही, उसी पोजीशन से प्रोटॉन रिलीज होगा, और यहाँ पर आप लोग जब प्रोटॉन रिलीज करोगे तो फिर यहाँ पर आ जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब प्रोटॉन रिलीज करना है तो 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं, जितने पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग सारे हर एक के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाना चाहते, तो एक दफा कम से कम सबने बनाना है। यानी कि अगर आप लोग कोई आपकी मर्जी है, कोई नाइट्रेशन में बना दे, कोई सल्फोनेशन में बना दे, लेकिन जो पहला सबसे पहला करोगे ना, उसके अंदर आप लोगों ने थर्ड स्टेप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। अगर किसी के गलत होते हैं तो वो मैं आप अगले लेक्चर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी, वो आपके तब वहां पर क्लियर हो जाएंगे। चाहे गलत आते हैं, आपने बनाने लाजमी है, क्योंकि ये आप लोगों को पहले मैंने करवाया है रेजोनेंस। जब आपने रेजोनेंस आपने पढ़ी तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाने आने चाहिए। अच्छा, लास्टली फिर क्या होगा? लास्ट में जो प्रोटॉन रिलीज हुआ थर्ड स्टेप में, वो फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुए न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा साइड प्रोडक्ट। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा, अब आज के लिए इतना ही है। फर्दर हमने इसकी जो इसकी यूजेस, इसकी सिंथेसिस और इसके जो रिएक्शंस हमारे रह गए हैं, वो इसकी रेजोनेंस हम वो सब जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लेकिन मैंने आपसे सिर्फ जाने से पहले मैं आपको एक बात ये कहूंगी कि अगर आप लोग सारे बहुत ज्यादा घबरा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, अभी से इसकी असाइनमेंट मिल गई, हम असाइनमेंट करेंगे, हम लोग लेक्चर प्रिपेयर करें, तो यू डोंट हैव टू वरी। बेसिकली इंसान की जितनी जो इंसान की स्पिरिट है ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर आप हिम्मत करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये थोड़ा सा, आई नो कि आप लोगों की सिचुएशन बाकी लोगों से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी लोग एटलीस्ट उन्होंने पिछले सेमेस्टर के पेपर तो नहीं देने हैं, ये पिछले प्रॉफ के। तो डिफिकल्ट टाइम है, डिफिकल्ट टाइम हमेशा ज्यादा देर रहता नहीं है, तो थोड़ा है ये, लेकिन इनशाला इट विल पास। और जहां पर आपको खुद पे यकीन आपका डगमगाने लगे, वहां पर अल्लाह ताला पे यकीन करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। इनशाला आप लोगों को मायूस नहीं करेगा वो, क्योंकि इंसान ना, जुल्म इंसान अपनी जात पर करता है, और इंसान जब अपनी जात पर जुल्म कर रहा होता है ना, अल्लाह ताला उस टाइम भी उसका साथ दे रहा होता है। सो उससे मदद मांगो, इनशाला चीजें हैंडल हो जाएंगी। और आप लोग इस देखो, हम लोगों ने ना, मैंने अभी पिछले दिनों एक मूवी देखी थी, नॉर्म करके उसका कुछ नाम था। उसमें ना उसने पहाड़ के अंदर स्कल्पचर बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं कल ये सोच रही थी कि ये तो मूवी है, चलो खैर इसमें तो मूवी है, लेकिन असली जिंदगी में भी जरूर कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ बना होगा, जो वो मतलब बुद्ध वगैरह बनाए होते हैं, आई थिंक सो। जो वो बुद्ध है, वो जो सिखों का है, जो लीडर है, उसका भी कहीं पहाड़ में कुछ बना हुआ है, मूर्ति टाइप ना। तो पहाड़ के अंदर, पहाड़ कितना सख्त पत्थर होता है, उसके अंदर ये बनाना कोई आसान काम नहीं है। कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, कि चाहे ज्यादा भी लोग होंगे, लेकिन कितनी मेहनत से वो ऐसे तो नहीं बन गया होगा। सो मेहनत करने से ही चीजें खूबसूरत निकल के बाहर आती हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सेमेस्टर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम्स। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें अच्छी होंगी। जाने से पहले मैं बस ये कहूंगी, और फिर मैं बस वाइंड अप करने लगी हूँ, कि जब आप लोग नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, जब मेरी आपके साथ ऑनलाइन क्लास होगी, जिसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगी, लेकिन आप लोगों में से हर बच्चे को, स्पेशली जिन बच्चों का मुझे पता है, और कोई ये ना समझे मुझे किसी का नहीं पता है, मैंने जो बच्चे नहीं अच्छे पढ़ने वाले, ये जो थोड़ा से डाउन रहते हैं, नाम लेकर मैंने स्पेशली उनसे असाइनमेंट भी उनकी देखनी है। और मैंने जो अभी पढ़ाया है ना, उसमें से मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास वीडियो है, ये नहीं आप कह सकते मैम आपने ये नहीं पढ़ाया था, मेरे पास भी वीडियो है, मैं आपको शो करा सकती हूँ, इस टाइम पे मैंने आपको ये चीज बताई थी। मैं कहीं से कुछ भी पूछ सकती हूँ। सो इन शॉर्ट ये कि जब मेरी आपके साथ ऑनलाइन डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग होगी, उसके अंदर आप लोगों का ज्यादा रोल होगा, मेरा रोल आपसे पिछले लेक्चर को ये देखना होगा कि आपको आता है या नहीं आता है। बी प्रिपेयर्ड। अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की सुस्ती की तो मैंने बर्दाश्त नहीं करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका नया था, मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को डील दिया है, बहुत दफा पिछली एक एक टॉपिक मैंने आपको 3 3 दफा भी पढ़ाया है कुछ। तो इस दफा ऐसा नहीं होगा, दिस टाइम एक टाइम ही फुल एंड फाइनलाइज होगा। सो आई डोंट, आई एम नॉट गोना tolerate the bad behavior or nonsense behavior or in between, ठीक है। everyone should be prepared। और ओके बस, आई एम गोना साइन ऑफ। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।